तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसको कोई मार रहा होता है। फिर वो बंदा बताता है ये मेरा फादर है जो मुझे बगैर सोचे समझे जब चाहे मार देता है। ये मेरे लिए इतना आम है जैसे कि मेरे लिए सांस लेना हो। मेरा फादर मुझे मारते ही रहता है। अगले सीन में हमें फिर वही बंदा दिखाया जाता है, एमसी दिखाया जाता है, जिसको कुछ लोगों ने पकड़ा होता है और उसके मुंह पे एक टारगेट जैसा रेड फे कलर का ड्रॉ कर दिया होता है। फिर उसके सामने एक बंदा रबड़ खींच के उस पर कॉइन फंसा के उसको मारने लगा। एमसी कहता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो, तुम मुझे अच्छी तरीके से भी मार सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, इसीलिए तुम मेरे से मार खाओ। फिर वो बताने लगता है कि एमसी बार शवल मार के सफाई की उसने 30 रुपए के लिए, यानी 30 चिल्लर के लिए। उसके बाद उसने उन सबके जूते भी गर्म किए 20 चिल्लर के लिए, और उसने 10 चिल्लर के लिए उनके और भी काम किए। अब वो कहता है कि अगर तुमने ये मेरा वार बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हें मैं 50 चिल्लर दूंगा। जिस पर वो लड़का तैयार हो जाता है। लड़का कहता है मुझे ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये जो बंदा एमसी पे जुल्म कर रहा होता है इसका नाम सूहो होता है, जो एक रेपिस्ट होता है जिसके ऊपर केस लगा होता है और ये यहाँ पे बंद हुआ होता है। एमसी बताने लगता है ये जेल है, यहाँ पे 19 से कम साल के बच्चों को बंद किया जाता है और यहाँ पे उन्हें सजा दी जाती है। यहाँ पे जो भी आया है कोई लड़ाई की वजह से आया है, कोई मर्डर की वजह से आया है। तभी वो बंदा कोइन को मार देता है, लेकिन वो कोइन उछलता हुआ इधर उधर लगता है दीवार पे। फिर वो जाके बाथरूम पे गिरता है, जिस पर वो बंदे हंसने लगते हैं। वो बताते हैं क्या हमारे पास और रबर बैंड है, जिस पर हमें इस अपने एमसी का नाम बताया जाता है जिसका नाम यंग सूहो होता है। यंग सूहो पैसे लेने के लिए आगे की तरफ दौड़ता है, वो उधर कमोड में जाता है। पीछे से वो बंदा कहता है ऐसा करके तो मजा नहीं आएगा, तुम्हें थोड़ी मुश्किल करनी पड़ेगी। वो बंदा कहता है तुम वो टॉयलेट से जो सिक्का है वो तुम अपने मुंह से उठाओगे। जिस पर यंग सो पहले खड़ा होकर सोचने तो लगता है, आसपास लोग हंसने लगते हैं। वो कहता है आखिर ये जितना मर्जी गंदा हो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन वो सबकी बोलती बंद हो जाती है जब यंग सो टॉयलेट में मुंह डाल के उस सिक्के को निकालता है। वो सब उससे घिन आने लगती है उन सबको उससे। वो कहता है आखिर ये सब कितना गंदा है, लेकिन एमसी उस सिक्के को निकाल लेता है। एमसी कहता है मैं ये 50 चिल्लर है, इसको $50 में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद जो चेले होते हैं उस दुश्मन के, वो सब लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा बॉस, हमारा टाइम हो चुका है। जिससे वो वहां पे से जाने लगते हैं और वो जो बॉस होता है वो एमसी को कहता है तुम साफ हो जाना ताकि तुम्हारे में से टट्टी जैसी बो ना आए और तुम अच्छे से दिखो। उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं और एमसी पे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं एमसी तो अब इंसान नहीं रहा, जैसी वो हरकतें कर रहा है हमें तो नहीं लगता वो इंसान रहेगा। फिर हमें बताया जाता है एमसी को यहाँ जेल में बंद किया होता है 3 साल के लिए, क्योंकि इसने मर्डर किया होता है। जो बॉस के चेले होते हैं वो अपने बॉस से पूछने लगते हैं बॉस आखिर ये जोन सा एमसी है ये आखिर इस पैसों के पीछे इतना क्यों मरा हुआ है। जिसका उसका बॉस कहता है शायद इसको पैसों की बहुत जरूरत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। फिर हमें बताया जाता है कि एमसी ये पैसे क्यों जमा करता है। पीछे से एक गार्ड आता है, वो एमसी को कहता है तुमसे कोई मिलने आया है। एमसी जब बाहर इंटरोगेशन रूम में जाता है वो देखता है कि वहाँ एक लड़की आई होती है जिसका नाम डियान होता है। डियान एमसी की बचपन की फ्रेंड होती है जो एमसी को बार बार मिलने आती है। वो एमसी को कहती है आखिर तुम कमजोर क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारी कोई पिटाई कर रहा है या तुम खाना नहीं खा रहे। जिस पर एमसी कहता है तुम बार बार मुझसे मिलने क्यों आती हो, तुम्हें अपने पैसे जाया करने का क्या ज्यादा शौक है, तुम अपने पैसे क्यों जाया करती हो। जिस पर वो गुस्सा होकर उधर शीशे में मारने लगती है। वो कहती है तुम्हें क्या मैं भिखारी लगती हूँ। इस पर वो अंदर में से एक जार निकालती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्के होते हैं, जिसे देखकर हमसे शौक हो जाता है। फिर वो बताने लगती है मैं ऐसे ही किसी सस्पिशियस मनी को अपने पास नहीं रख सकती, क्या तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो कि तुम मेरे साथ वो जो हमने रहने का वादा किया था ग्रेजुएट होने के बाद वो पूरा करने के लिए कर रहे हो। तुम इसके लिए टेंशन ना लो, मैं खुद मेहनत करूंगी और अपने खुद के पैसे जमा करूंगी। तुम फिलहाल अपने पर ध्यान दो, अपनी सेहत के ऊपर अच्छी तरह खाओ और ज्यादा टेंशन मत लो। और तुम्हें अपनी ये प्रायोरिटाइज करना है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है। वो जाते जाते एमसी को कहती है तुम अपना ध्यान रखो और ज्यादा मेहनत मत करो, ठीक है। वो जाते जाते स्माइल करती है, एमसी भी स्माइल कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो वहां से चली जाती है तो एमसी खामोश हो जाता है। एमसी फिर सोच रहा होता है कि इसकी पास्ट लाइफ में इसके साथ क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एमसी उस लड़की से माफी मांग रहा होता है। वो लड़की को कहता है कि मेरे फादर की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, उसने तुम्हारी पिटाई कर दी है। जिस पर वो लड़की कांप रही होती है, वो उसमें उसके बहुत ज्यादा स्कार लगे होते हैं, बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। तभी इसको गुस्सा आता है और वो एमसी के साइड में दीवार पे हाथ मार दिया। वो कहती है आखिर तुम मेरे बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें कहा है मेरे बारे में चिंता करो। वो तो अच्छा है, तुम्हारा फादर वेजिटेबल जैसा था, तुमने उसे मार दिया, लेकिन हम तुम्हारी अब सेंटेंस कैसा होगा ये किसी को क्या पता। अगर वो नहीं उठा तो तुम्हारी सजा और भी ज्यादा हो जाएगी। जिस पर हमसे कहता है इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे, मेरी सेंटेंस वैसे भी कम होगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मेरे फादर ने अब्यूज किया था। एमसी को ऐसा लगता है। लेकिन अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है
जो जज होता है वो एमसी को 3 साल की सजा सुना देता है। एमसी बेचारा परेशान हो जाता है। एमसी कहता है मैंने अपने फादर का जुल्म पूरे 3 साल पूरी जिंदगी तक सहा, लेकिन मैंने उसको एक बार अटैक किया तो मुझे 3 साल की प्रिजन होगी। आखिर ये कानून कितनी नाइंसाफी करता है। अगर गाइस तुम्हें भी लगता है ये गवर्नमेंट एमसी के साथ नाइंसाफी कर रही है तो लाइक कर दो और एमसी के लिए एक इमोजी लगा दो। उसके बाद एमसी वहां से जाने लगता है, एमसी को प्रिजन में ले जाने लगते हैं। जो एमसी की बच्ची होती है वो एमसी को कहते हैं तुम अच्छे से खाना खाना और उधर कोई भी ट्रबल नहीं करना, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना है। एमसी फिर उससे मुंह मोड़ लेता है। एमसी कहता है अगर प्रिजन में मैं किसी से लड़ाई करूंगा तो इससे मुझे नुकसान होगा, मेरी जोन सी सेंटेंस है जो मुझे सजा मिली है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं उधर जितना अच्छा बंदा बन के रहूंगा मेरी प्रिजन के साल उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। एमसी फिर हमें दिखाया जाता है वहां नीचे बैठा होता है। उसके बाद एमसी जो होता है वो अपनी और उस लड़की की तस्वीर देख रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो बुली आ जाता है। बुली एमसी को कहता है तुम ये क्या देख रहे हो। वो उसकी फोटो देखता है, वो कहता है ये लड़की तो काफी यंग लग रही है, जिस पर एमसी अपनी तस्वीर छुपा लेता है। वो कहता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर एमसी कहता है नहीं ये मेरी एक फ्रेंड है। वो कहता है जरूर तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारा एक साथ तरफा प्यार होगा, अब जल्दी से ये तस्वीर मुझे दे दो। जिस पर एमसी मना कर देता है। वो कहता है तुम कुत्ते हो, तुम्हें आगे से भौंकना नहीं चाहिए, अगर तुम भौंकेगे हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या कर रहे हो। फिर वो एमसी को एक पंच मारने लगता है। जैसे ही वो एमसी को पंच मारने लगता है तभी साइड में से गार्ड अंदर आ जाते हैं। गार्ड कहते हैं तुम्हारे लिए हम एक नया रूममेट लेके आए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अंदर कमरे में एंटर कर रहा होता है, जिस पर वो बुली कहता है मुझे तो इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कौन आ रहा है। हमें फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये वही बंदा है जिसने 7 गुंडों को मार दिया था अपने स्कूल में। फिर हमें वो बैडेस बंदा दिखाया जाता है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है इसका नाम मूया होता है। इसको 20 साल की जेल हो चुकी होती है, जो सबसे ज्यादा जेल होती है। इसको 20 साल की जेल 7 बंदों को मारने की वजह से हुई होती है, जिस वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं सब इससे डर रहे होते हैं। यहाँ तक कि एमसी भी इससे डर जाता है। एमसी कहता है आखिर ये 7 बंदों को कैसे मार सकता है, लेकिन जो बुली होता है वो एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और उसके सामने जाता है। वो कहता है तुम्हारी शक्ल ही मर्डरर जैसे, तुम्हारे तो इतनी जेल होनी चाहिए। उसके बाद जो बुली होता है वो उस बैडेस बंदे के पास जाता है। वो उसको कहता है तुम अपना हाथ बढ़ाते हुए कि तुम यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना, इधर बदमाशी वगैरह नहीं करना, इधर सिर्फ मेरी चलती है। लेकिन वो बंदा इसको कंप्लीटली इग्नोर करके दूसरी तरफ जाने लगता है, जिस पर वो कहता है मुझे लगा ही था ये ऐसा ही होगा। उसको गुस्सा चढ़ता है और वो पीछे से उस पर छुप के अटैक करता है। वो उसकी तरफ पंच लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा उसको डॉज कर लेता है, जिस पर आसपास के सब लोग भी परेशान हो जाते हैं। एमसी कहता है ये बंदा बना ही अलग है। फिर वो अपना अटैक तैयार करता है, फिर वो उस पर मारने लगता है। एमसी कहता है ये 7 बंदों को मारने वाला और ये एक बुली दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये बुली ये बैडेस बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो बंदा उस पर एक पंच जड़ देता है, जिससे उसका मुंह पिचक जाता है। असल में ये जो पंच मारा होता है ये और किसी ने नहीं मारा होता, ये इसने बैडेस ने नहीं मारा होता, ये और दूसरे बुली ने मारा होता है। बुली उसको डबल अटैक कर देता है, जिस पर एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बुली इसका मौके का फायदा उठाते हुए उस पर लाते मारने लगता है और उसको और भी ज्यादा मारने लगता है। वो बुली कहता है मुझे लगा था कि तुम अपना अटैक करोगे पीछे से मुझे, लेकिन तुम अटैक नहीं कर पा रहे, तुम तो एक बहुत बड़े लूजर हो। जिस पर एमसी और आसपास जितने सारे लोग होते हैं वो सब भी सोचने लगते हैं आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, इसने 7 बंदों को मारा है फिर भी ये लूजर है। उसके बाद हमें फिर वही बंदा दिखाया जाता है जो अकेले एक कोने पे बैठा होता है और अपने काम से काम रख रहा होता है। तभी वो बुली आता है और उसके कुत्ती पे मारता है। फिर वो उसको कहता है तुम मेरे लिए पानी लेके आओ, जिस पर वो मना कर देता है। जो भी इसको काम करता है ये उन सबको मना कर देता है, जिस पर वो 3 लोग मिलकर उसको लाते मारने लगते हैं और उसको बेरहमी के साथ मारने लगते हैं। बात एमसी में दिखाया जाता है जो साइड में सफाई कर रहा होता है। एमसी सफाई करते हुए कहता है इससे अच्छा तो एक कुत्ता होगा। इसके दिमाग में इतनी भी समझ में नहीं आ रही कि इसको ये काम करना और ये काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से मेरा काम भी मुश्किल हो चुका है, अब मुझे डबल सफाई करनी होगी। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, उसी दिन की रात का। सारे सो रहे होते हैं लेकिन वो बोन सा बेडेस बंदा होता है। अब इसको हम बेडेस नहीं कहेंगे, हम इसको टट्टू कहेंगे। एमसी टट्टू के साथ बैठा हुआ होता है। एमसी टट्टू को कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है, तुम उसकी बात क्यों नहीं मानते, ये इतनी आसान बात है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए और तुम्हें उसका कहा बाहर काम करना चाहिए। फिर वो जो बंदा होता है टट्टू वो एमसी को कहने लगता है क्या तुमने हमेशा से ऐसी टट्टी जिंदगी गुजारी है। फिर वो उसको इग्नोर मार के दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, जिस पर एमसी रात भर सोच रहा होता है क्या उसने ऐसी बुरी जिंदगी गुजारी है सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने
करने के लिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, उसमें जो एमसी की लड़की होती है वो रोड क्रॉस कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, और एमसी भी बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया। एमसी ने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया, उसको खाना भी अच्छे से नहीं मिलता और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, लोग उसको मारते भी हैं, लेकिन वो मुझे बताता नहीं है। अब मैंने उसके लिए खाना पैक किया है, अब उसे मेरे लिए खुश होना चाहिए और मुझे शाबाशी देनी चाहिए। वो ये सोचते हुए वहां से रोड क्रॉस कर रही होती है, लेकिन तभी वो खुशी 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 जा रही होती है, लेकिन तभी एक सीन होता है, जो ट्रक होता है वो जोर से आके इसको लगता है। लड़की उस ट्रक की तरफ देखती भी है, लेकिन वो ट्रक रुकता नहीं और उसको आके लगता है, जिस पर वो नीचे गिर जाती है और उसने जो खाना पकड़ा होता है वो इधर उधर सामान बिखर जाता है और उसको वो हिल भी नहीं रही होती, वो बिल्कुल ही टपक चुकी होती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आता है, वो गार्ड आके एमसी को कहता है मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ और शर्मिंदा हूँ, जिस पर एमसी कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो गार्ड बताता है कल यहाँ प्रिजन के सामने एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो सी तुम्हारी फ्रेंड थी वो मर गई। तो जो सुनकर एमसी का कलेजा फटने लगता है, उसका दिल डूबने लगता है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एमसी बैठा होता है अकेला, किसी से बात नहीं कर रहा होता। साइड में जो सुहो होता है जिसको हम टट्टू कह रहे थे, वो उसको एमसी को नोटिस कर लेता है। उसके बाद जो बुली होता है वो बाथरूम में से निकलता है और वो एमसी को कहता है तुमने क्या आज फिर बाथरूम साफ नहीं किया, जिस पर वो एमसी की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एमसी आज चुप चुप होता है और एमसी बातें नहीं कर रहा होता और वो अपनी तस्वीर की तरफ देख रहा होता है जिसमें एमसी और उसकी बच्ची होती है, जिस पर वो उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं एमसी की गर्लफ्रेंड आज एक हादसे में मरी गई जो प्रिजन के सामने से घूम रही थी, जिस पर वो सब हंसने लगते हैं। फिर वो बंदा कहता है, जो बुली होता है वो कहता है आखिर एमसी ने झूठ क्यों बोला, अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो पहले ही बता देता, लेकिन उसने झूठ बोल के उसको अपना फ्रेंड बना लिया। उसके बाद जौन सा बुली होता है वो एमसी के हाथ से उसकी तस्वीर खींच लेता है। उसके बाद वो उसकी तस्वीर के तरफ देखता है, वो कहता है ये लड़की काफी ज्यादा क्यूट है, एमसी इसके साथ रहना उसके लिए वेस्ट था। फिर वो कहता है कि ये तस्वीर को मैं बेचना चाहता हूँ, मैं इसके 50 चिल्लर इसके रेट लगाता हूँ मैं। फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। तभी एक मोटा सा बंदा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्या हम उस लड़की के साथ डेट पर जा सकते हैं। फिर बाकी जो लोग होते हैं उस पर हंसने लगते हैं। वो कहता है आखिर कोई मरी हुई लड़की को डेट क्यों करेगा मोटू, तू लगता है पागल हो चुका है। जिस पर वो बंदा कहता है, जो बुली होता है वो कहता है अगर ये लड़की होती तो ना सिर्फ हम इसके साथ डेट पे जाते बल्कि हम इसके साथ मजे भी करते, जिस पर वो अपनी जीप ललचा रहा होता है। फिर वो दोस्त होते हैं उसके, वो कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम दोबारा से जेल जाना चाहते हो, ऐसा करके तरफ हमें एमसी दिखाया जाता है जो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है नीचे की तरफ देखते हुए। ये तूफान से पहले की शांति होती है जो एमसी दिखा रहा होता है। उसके बाद जो सामने टट्टू होता है वो एमसी को देख रहा होता है और वो सब कुछ सीन दिख रहा होता है। उसको याद आता है कि रात को उसने कैसे एमसी से बातें की थी और उसको कहा था कि तुम कैसे रह रहे हो और तुम्हारी कितनी टट्टी जिंदगी है, लेकिन वो कहता है कि ये मेरे किसी बिजनेस का नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कुछ देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है, वो देखता है कि जो बुली होता है उसकी तरफ एक पंच उड़ते हुए आता है और वो उसके मुंह पे लगता है, ये इतनी जोर से लगता है और वो एमसी होता है जिसने पंच मारा होता है, वो उसको पंच मार के सीधा जमीन पे घुसा देता है। पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब कुछ देखकर ऑफ गार्ड हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता। नीचे में वो बुली दिखाया जाता है जिसका मुंह पिचक गया होता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसके बाद जो एमसी दिखाया जाता है जो जिसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं अपने जिंदा रहने की। फिर हमें दूसरी तरफ टट्टू दिखाया जाता है जिसको ये देखकर अपनी पुराना पास्ट याद आता है, जब वो एमसी काम कर रहे होते हैं और एमसी उसको अपनी कहानी बता रहा होता है कैसे उसका बाप था, वो एक बहुत बड़ी गैंग थी, उसका लीडर का राइट हैंड था और वो एमसी को रोज रोज पीटता था और एमसी कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि वो उसका बाप था। लेकिन एक बार एमसी कहता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं किया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसने युन को हाथ लगाया और मुझे मारा और युन को भी मारा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जौन सा टट्टू होता है जो वो देख रहा होता है कि सामने बुली को मार पड़ गई होती है और बुली के नाक में से खून आ रहा होता है। तभी एमसी अब उनकी कहता है अपने बंदों को बोलो यहाँ से भाग जाए और यहाँ से टट्टी जैसी शक्ल लेके निकल जाए। आगे फिर वही फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। एमसी फिर बताने लगता है अपने फादर से मार खाने के बाद, इतनी ज्यादा मार खाने के बाद, हालांकि मैंने इतनी ज्यादा मार खाई है लेकिन मुझे लड़ना आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी उन सबको अकेला संभाल रहा होता है, वो 7-8 बंदों के अकेले जम के धुलाई कर रहा होता है। वो इतनी धुलाई करता है कि उन सबका खून निकलने लग जाता है, जिसमें साइड जो टट्टू होता है वो एमसी को देख के वो भी पसीने छोड़ रहा होता है क्योंकि एमसी लग इतना ज्यादा बैड ड्रेस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उधर रूम होता है, वो हर तरफ उधर ब्लड फैल जाता है, उधर कपड़ों में बिस्तर में हर जगह ब्लड लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी ने उन सबको पीट पीट के फेंक दिया होता है और जो सा बुली होता है एमसी उसको मार रहा होता है, लेकिन बुली उससे माफिया मांग रहा होता है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं
वह तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दूंगा। एमसी उसकी बात नहीं सुन रहा। तो एमसी कहता है मैंने तुमसे हमेशा तुम्हारी बात सुनी है, पैसे अच्छी बात है, मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। और गाइस तुम्हें तो पता ही होगा एमसी को पैसों की क्यों नहीं ज़रूरत। उसके बाद एमसी उसको मारने लगता है, बहुत ज़्यादा मारने लगता है, इतना ज़्यादा मारता है कि जज साइड में फोटो होती है वहाँ पे भी उसका खून गिरने लग जाता है। फिर उसके मुंह पे पंच चढ़ते हुए कहता है मुझे पैसे वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और जो मेरी होल्ड बैक करने की रीज़न थी वो सब कुछ चला गया है। और एमसी उसको गुजन मारा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है। उसका फादर कहता है तुम्हें मेरे फुटस्टेप फॉलो करने और मेरे नक्शे कदम पर चलना। उसका फादर उसे कहता है दोबारा उठ जाओ, जिस पर वो उठ तो जाता है लेकिन वो सिर्फ गिरने के लिए उठता है। उसका फादर उसको बार बार गिराता है और बार बार उसको मारता है। फिर उसका फादर उसको एक ठंडी सी स्टेयर देता है, मतलब कोल्ड स्टेयर। फिर उसका फादर उसको कहता है कि तुम मेरे साथ अच्छी तरह प्रॉपरली लड़ाई करो, मैं जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है उस दिन तक जब तक ये टैटू तुम्हारे ऊपर बन जाता है और तुम अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। उसका फादर कहता है कि ये सिर्फ वही डायरेक्शन है जो मिसप्लेस है और तुम्हारा एंगर तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। फिर उसका फादर उसके कहता है कि मेरे ऊपर ड्रैगन टैटूज है। उसका फ्लैशबैक फिर खत्म हो जाता है। फिर गार्ड आ जाते हैं, जो दरवाजा खटकाते हुए अंदर आते हैं। वो अंदर आते हैं और खोल के देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वो देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। वो पूछते हैं एमसी से कि आखिर ये सब क्या हुआ और तुमने क्या ये सब, जिस पर वो हाँ करता है। फिर एमसी को पनिशमेंट रूम में डाल दिया जाता है। फिर हम एमसी जो अपनी गर्लफ्रेंड होती है उसकी तस्वीर देख रहा होता है। एमसी उसकी तस्वीर देखते हुए उसकी आंखें भरने लगती है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है आखिर तुम्हारा फादर कैसा इंसान है जो तुम्हें आखिरी दिन भी तुम्हारे स्कूल के उसने तुम्हारी पिटाई कर दी, और उसको यहाँ पे होना चाहिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं है। जिस पर वो एमसी कहता है छोड़ो भी, जाने भी दो, अब इन बातों का क्या फ़ायदा है। वो उसको कहती है मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। जिस पर एमसी कहता है अगर तुमने मेरे फादर से बात की तो मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो टूट जाएगा। जिस पर वो उसका प्रॉमिस हमें बताया जाता है कि एमसी ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो उसके फादर से कभी बात नहीं करेगी और उसके घर में कदम कभी नहीं रखेगी, वरना एमसी को वो फिर अपना भाई कहेगी और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी। जिस पर वो लड़की कहने लगती तुम्हें अच्छी तरह पता है किसी को कैसे डाउन करना है। फिर वो शहर की तरफ का इजहार करती है शहर का। वो कहती है मैं शहर में जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नेस्टी नेबरहुड में अकेले ऑर्फनेज में रह कर तंग आ गई हूँ। जिस पर वो एमसी को कहती है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। जिस पर एमसी कुछ टाइम के लिए शॉक हो जाता है। एमसी फिर सोचता है अगर ये यहाँ से चलेगी तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। जिस पर वो लड़की एमसी का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो एमसी को कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, ये हम दोनों का पिंकी प्रॉमिस है, अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे अपनी बहन कहोगे। जिस पर एमसी एकदम अजीब सा मुँह बना लेता है। एमसी कहता है मैंने तो ऐसा प्रॉमिस कभी किया नहीं था। तभी पीछे से एक बंदा आता है, वो उन दोनों को अपनी तरफ बुलाता है। वो जब उधर देखते तो वो उनकी फ़ोटो खींचता है। फिर हमें ऐसे पता लगता है कि ये तस्वीर जौन सी उनकी खींची गई थी वो कैसे खींची गई थी। फिर हमें उस प्रिजन का दिखाया जाता है दरवाज़ा जो ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है अंदर। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो दीवार को घुसन मार रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है अगर मैंने कोई हरकत ना की होती, मैंने ये जेल में ना आया होता तो जियांग मुझे मिलने ना आती, अगर वो मुझे मिलने ना आती तो उसका ये हालत नहीं होती और वो मरती नहीं। एमसी सारा कसूर अपने पर डाल के दीवार को मुक्के मारने लगता है। वो इतने मुक्के मारता है कि उसके हाथ में से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर हमें वो दिखाया जाता है कि वो रो रहा होता है। तभी बाहर में से गार्ड आता है। गार्ड कहता है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, मैं सॉरी फील करता हूँ, लेकिन मैं और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुमने कल से अपने खाने को हाथ नहीं लगाया, तुम अपना खाना खा लो। लेकिन एमसी पूरा उदास होता है और वो टूट जाता है, उसकी जीने की इच्छा नहीं होती। फिर हमें बाहर वही दिखाया जाता है, टट्टू दिखाया जाता है जो अपना खाना खा रहा होता है और आसपास लोग बातें कर रहे होते हैं। लोग रूमर्स फैला रहे होते हैं कि कैसे एमसी ने अपने एक जौन सा रूम था वहाँ पे सबको मार दिया और कैसे वो जेल में पहुँच गया। आगे वो फिर एमसी का भी मजाक बनाने लगते हैं और आगे उसकी गर्लफ्रेंड का भी मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं आखिर उसने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लिया। वो दोनों सारे बेशर्मों की तरह हंस रहे होते हैं। तभी साइड में से एक बंदा उठ के आता है और उनके सर में हाथ रखने लगता है। वो बंदे बातें कर रहे होते हैं कि अब अगला लीडर कौन बनेगा। तभी वो उसका सर पकड़ के नीचे खाने पे पटक देता है, मेज़ पे मारता है। वो कहता है मेरे बगैर तुम क्या इतनी मज़े की बातें कर रहे थे। हमें बताया जाता है ये पार्क शो होता है जो स्पेशल असॉल्ट केस में अंदर जेल में आया हुआ होता है। वो कहने लगता है आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, तुम्हें किस चीज़ में इतना मज़ा आता। जिस पर वो ऑकवर्ड तरीके से इधर उधर देखने लगते हैं, उनकी फट चुकी होती सीधी बात ये है। तभी जो जू योंग होता है जिसको हम कमलेश कहेंगे, कमलेश उस बंदे के सर से हाथ साइड पे करता है और उसको ऊपर उठने का मौका देता है। वो बंदा उठता है, फिर उस कमलेश से माफ़ी मांगता है। वो कहता है आई एम सॉरी। जिस पर कमलेश कहता है तुम मुझे एमसी के बारे में बताओ, आखिर ये कौन बंदा और ये क्या है। उसके बाद सीन कट होता है,
हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जेलर होता है वो एमसी को बाहर निकाल देता है। वो एमसी को कहता है जो इस लीडर को तुमने मारता वो अभी तक हॉस्पिटल में है, लेकिन हम तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि तुमने अपना रवैया अच्छा किया और तुम्हारी सिचुएशन देख के हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम और भी ट्रबल खड़ा मत करना। जैसे ही एमसी फिर वहाँ पे रूम में अपने एंटर होता है, सभी लोग उसको वहाँ पे देखने लगते हैं। एमसी फिर कोई भी लफ्ज़ नहीं बोलता और कोई भी आवाज़ नहीं करता, वो नीचे मुंह करके खड़ा हो जाता है। टट्टू एमसी को देखता है, एमसी को कहता है कि ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ, अब इसने इनके लीडर को मार दिया, अब इसके सारे टट्टू इसके पीछे पड़ जाएंगे। तभी इस लीडर के साथियों में से One of them curse and then starts stomping towards Juyong, then hugs him asking if he is okay, saying that he had a hard time. They start to chat him up while being friendly, saying that it must have been tough in the punishment room and to enjoy himself को दिलासा दे रहे होते हैं, उससे अच्छी बातें कर रहे होते हैं। and relax. Jim is confused but decides to ignore it and starts reading his book. परेशान हो जाता है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो उनको इग्नोर मारता है, अपनी बुक पढ़ने लगता है। Saying that he's only recently come to realize. He says at school there are many factors that matter, but here in this juvenile detention center. करती है, जिसके पास ताकत है वही यहाँ पर राजा है। फिर हमें बाहर यार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग होते हैं। टट्टू एक कोने पे बैठा हुआ होता है और वो अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी एमसी उसके बगल में आता है, एमसी साइड में आता है तो उसको देख के शॉक हो जाता है। एमसी उसको कहता है तुमने मुझे क्यों रोका, जिस पर टट्टू कहता है क्या कह रहे हो। वो कहता है जब मैं उन सबको मार रहा था, मैं उन सबको जान से मारने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने खुद भी तो 7 बंदों की जान ली थी अपने स्कूल में। तभी हमें टट्टू का पास दिखाया जाता है। टट्टू कहता है मैंने उधर 7 लोगों को मार दिया और उनकी लाशें ऐसे ही अपनी क्लास में उनकी छोड़ दी और मैं आसमान की तरफ देखता रहा और मैं ये सोचता रहा कि आखिर मैंने उनको मारा तो मारा क्यों। टट्टू बहुत सोचता है लेकिन उसके जहन में कोई जवाब नहीं आ रहा होता। तभी साइड में से कमलेश आता है, वो एमसी को पूछता है क्या तुम चूसुहान हो, मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने उस लीडर को मारा तो मारा कैसे। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे छोटे हो, लेकिन छोड़ो वो लीडर तो वैसे भी कमज़ोर था। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ आखिर तुमने बदला क्यों लिया, क्या तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट थे रूम लीडर बनने के लिए। जिस पर हमसे कहता है मुझे इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर वो उस पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है तुम्हें बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा टट्टी है, तुम्हें बात करना नहीं आता। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लाल हो जाता है। वो फिर एमसी को ज़ोर से धक्का देता है जिससे एमसी पीछे गिरता है और वो उसके पेट में एक पंच जड़ देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा बदसूरत और नापसंद है, जो खुद बहुत ज़्यादा शौक़ी होते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं। तभी वो एमसी का सिर पकड़ता है और उसको मुक्के मारने लगता है। वो उसको बहुत ज़्यादा मुक्के मारता है। फिर वो उसको कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ जो उस कुत्ते के साथ क्या होता है जो अपने मालिक को काट लेता है। वो उसको मारने लगता है, लेकिन तभी साइड में से गार्ड आ जाता है जो खास कर उसको अपनी तरफ दिखवाता है। जब वो देखता है तो उसकी फट जाती है। वो गार्ड के पास जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है ये तो हम वैसे ही मजाक कर रहे थे। जिस पर गार्ड वहाँ से सर नीचे करके जाने लगता है। उस गार्ड के वहाँ से जाने के बाद जो वो कमलेश होता है वो एमसी को बताने लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ एक रूम लीडर कितना ज़्यादा लड़ाई करना चाहे उतना लड़ सकता है, क्योंकि ऑर्डर्स के होते हैं कि जो वो अगर ऑर्डर को मेंटेन करे वो किसी को भी मार सकता है। फिर वो एमसी को उठाता है, वो उसको फिर मारने लगता है। वो उसको कहता है तुम मेरे से अच्छी तरह लड़ो जैसे तुमने उस रूम लीडर को मारा था। तो वो उसको मार नहीं रहा था, जिस पर वो उसको दूर फेंक देता है। फिर वो कमलेश होता है वो टट्टू को कहने लगता है ये एमसी मेरे साथ लड़ क्यों नहीं रहा। फिर वो एमसी को कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी अच्छे से कुटाई कैसे होगी। वो अपने बाजू के जो कलाई होती है उसमें से कपड़े को ऊपर करता है तो नीचे से उसका टैटू निकलता है, जिसे देखकर एमसी को अपना पास्ट याद आता है। वो देखता है कि वो जो सा ड्रैगन टैटू होता है वो उसको हर बार याद आता था जब उसका फादर उसको उठाता था वो अपने मारने के लिए, उसको उसके फादर की गर्दन पर भी वो टैटू नजर आता था। फिर वो कमलेश होता है वो एमसी को कहता है तुम जिस तरह से रूड बातें कर रहे हो मुझे लगता है तुम्हें वो ट्रक वाले इंसिडेंट नहीं भूला, मैं तुम्हें वो भुलाता हूँ। वो अपना पंच बनाने लगता है, लेकिन तभी एमसी उसके पाँव पे एक किक मार देता है। एमसी उसकी जोर से किक मारता है, फिर पीछे से आकर उसको एक और किक मार देता है। फिर वो उसको नीचे गिरा के उसका बाजू मड़ोड़ के उसके मुंह के ऊपर पाँव रख देता है। एमसी उसको कहता है तुम दोबारा कहो जो तुमने कहा था। जिस पर वो शौक होता है, वो कहता है ये किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन एमसी उसको मारने लगता है। गाइस सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी बात में मिलती है, एमसी को उसको और मारना चाहिए। एमसी उसको और ज़्यादा मारने लगता है। एमसी उसको इतना ज़्यादा मारने के बाद उसका हाथ ट्विस्ट कर देता है, जिस वजह से उसका खून निकलने लग जाता है। जो कमलेश होता है वो एमसी को कहता है तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन एमसी नहीं रुकता। एमसी उसका बाजू
मरोड़ के तोड़ देता है, जिसे देखकर शायद में टट्टू भी हैरान हो जाता है। फिर हमसे उसका बाजू तोड़ के उस पर भी लाते मारने लगता है, उसके सर के भी पीछे लाते मारने लगता है। उसको इतनी ज़्यादा लाते मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और उसको सांस नहीं आ रहा होता, वो नीचे पड़ा रह जाता है। फिर हमसे एकदम कोल्ड लुक में उसकी तरफ देखता है, फिर हमसे उसको कहता है तुमने जो कहा था उसको दोबारा रिपीट करो। गाइस ये सीरीज़ आगे बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इसके आगे मैं और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओ, इस पर जल्दी से 300 लाइक करवा दो। मैं इसका अगला पार्ट उसी वक्त अपलोड कर दूंगा जब 300 लाइक्स हो जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा, अपने भाई को इजाज़त दो। Girl, you wanna know it, and now you wanna show it. Girl, you wanna lose it, and I know you want it. कुड़ी मैं तेनों कहंदा, तेरे दिल विच रहिंदा, नेड़े ना आवे, तू दूर क्यों जावे? Hey, you never let me come into your hotel room, never let me come into your home side too. That's why she keeps loving what I do, and that's why she calls me 2:15. तेरा दीवाना मेरी जाने जाना क्यों तकती नहीं, यार भी करा इजहार भी करा क्यों मानती नहीं। तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। Now she meets me in the lobby, more money and more body. मैनू चढ़ गई दीवाना, मैनू कर गई। Girl, I'm feeling your body, तेरियां दावां सानू मारे। कुड़ी संग दी फिर भी मेरे उत्ते मर दी, जे मेरे नाल तू रखा मैं तेरे कदमां च दुनिया। मेरे हर पल दियां खुशियां तेरे मेरे नाल ने जुड़ियां। तेरा नू इन्ना ना सता, हुण कर दे मैनू तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। नी तू कर दे जवानी मेरे ना सोनिए, कर दे जवानी मेरे ना सोनिए। मैं करा तेनू follow follow follow, दूर तू ना जा, दिल कहे तेनू hello hello hello, नेड़े आजा। मैं करा तेनू follow follow follow, दूर तू ना जा, दिल कहे तेनू hello hello hello, नेड़े आजा। Yeah, end up on my own and now they lively. Got some money in the bank, they feeling lively. Tell me baby why you left me on the side, eh? Cause I be waiting for you baby on the line, eh? ओ कुड़ी कहंदी है ओ जाने जाना, मैं ता कर गई है तेनू दीवाना। तेरे पीछे था सारा जमाना, जेवी लुकिया है छुपिया खजाना।